हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, हमने क्लास 9 की हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम करने वाले हैं फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। इससे पहले हमने जो पार्ट पढ़ा है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये वो था क्रांति की शुरुआत। हमने आपको बताया कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रांस था वो किस तरीके से ये संवैधानिक राजतंत्र बना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई, ठीक है। कर वगैरह बढ़ा दिए गए थे और उसके बाद एक करों के लिए एक स्टेट जनरल को बुलाया गया, ठीक है। स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा थी जिसमें 300 लोग कुलीन वर्ग के थे, 300 लोग पादरी वर्ग के और 300 प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के जो कर चुकाते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, पहले एक वर्ग एक ही मत दिया करता था और उसी व्यवस्था के आधार पर ये जो प्रतिनिधि सभा थी वो चलती थी, ठीक है। लेकिन जब ये सभा बुलाई गई, ये लास्ट टाइम 1789 वाले मतलब उस टाइम पर, उसी टाइम के दौरान तो क्या हुआ, जो तीसरे स्टेट के वर्ग के लोग थे वो शिक्षित वर्ग थे, ठीक है। वो काफ़ी सारे विचारों से प्रभावित थे, लोकतांत्रिक हो या फिर कोई अलग विचार हो, ठीक है। तो इनकी मांग थी कि अब की बार जो है जो ये स्टेट जनरल बुलाई गई थी करों को बढ़ाने के लिए, उनका कहना था कि अब की बार जो ये मतदान हो वो लोकतांत्रिक आधार पर हो, मतलब जितने भी सदस्य हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं उसमें उन सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो काफ़ी जगह पर हमने देखा कि दंगे वगैरह विद्रोह जो था वो भड़क उठा, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। संविधान बना, ठीक है। संविधान बनने के बाद एक असेंबली बनी। असेंबली ने एक संविधान बनने का ठाना, शपथ ली उसने कि जब तक एक ऐसा संविधान तैयार नहीं हो जाता कि जिससे कि जो राजा की निरंकुश शक्ति है उनको खत्म नहीं कर जाते तब तक ये भंग नहीं होगी। संविधान का प्रारूप तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे की जो नेक्स्ट कहानी है अब देखते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, नेशनल असेंबली ने 1791 में क्या कर लिया, संविधान का जो प्रारूप था वो पूरा कर लिया था, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। पहले क्या था, पहले जो फ्रांस था वो लाइक राजतंत्र था, ठीक है, मतलब राजा का ही शासन चलता था। सारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वो उसी के हाथों में थी। लेकिन जब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसमें कि जो सम्राट की शक्ति हैं इनको सीमित करना और फिर प्लस एक ऐसा सरकार की व्यवस्था तैयार करना जिसमें जो सत्ता है वो एक ही हाथों में केंद्रीकृत होने के बजाय, मतलब एक ही हाथों में होने के बजाय 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। किनमें, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। किस किस में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी, ठीक है। अब ये जो चित्र है, आगे अगर हम बढ़ें, देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद चित्र को देखेंगे। देखिए सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ठीक है। और उसके बाद जो सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। क्या था, 1791 के संविधान को जब लागू कर दिया गया तो जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर हुआ करते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव उसी तरीके से होता है। जैसे हम लोग प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं, ठीक है, अपने प्रतिनिधि डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं और वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर फ्रांस में क्या हुआ, लोगों के प्रतिनिधि चुने गए और उन प्रतिनिधियों ने असेंबली के जो सदस्य थे वो चुने, ठीक है, जिसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव की भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। क्या था, 25 वर्ग से अधिक उम्र वाले
केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था उनका दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ठीक है, देखिए 1791 के संविधान में भी ये एक चीज़ थी कि हर किसी व्यक्ति को सार्वभौमिक, जैसे हम बोलते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वो व्यवस्था नहीं थी। इस यहाँ पर क्या किया गया कि जो 25 उम्र से अधिक उम्र वाले लोग हैं और केवल ऐसे लोग, केवल ऐसे पुरुष, ठीक है, जिनमें महिलाएं शामिल नहीं थी, केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। कौन? 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। केवल ऐसे ही लोग मतदान का अधिकार ऐसे ही लोगों को प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये लोग निष्क्रिय नागरिक थे, मतलब जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उसके बाद निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो निर्वाचक की जो योग्यता है असेंबली का सदस्य होने के लिए क्या है, असेंबली का सदस्य होने के लिए उनको क्या था, असेंबली का सदस्य हो गया या फिर निर्वाचक योग्यता, जैसे इलेक्टेड जो कमीशन सॉरी जो इलेक्टेड लोग थे जो प्रतिनिधि सभा को चुनते थे, नेशनल असेंबली के सदस्य को चुनते थे, उनके लिए भी उन लोगों को अगर कोई व्यक्ति नेशनल असेंबली का सदस्य बनना चाहता है या फिर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है जो नेशनल असेंबली के सदस्य को चुनते थे, उन लोगों के लिए भी क्या था, उन्हें उच्च करदाताओं की श्रेणी में आना पड़ता था, मतलब वो ज़्यादा हाईएस्ट कर चुकाने की श्रेणी में आना पड़ता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी उस टाइम पर जब ये फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना था। कब? 1791 में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, न्यायाधीश, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किस तरीके से काम करती थी। देखिए सक्रिय लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, निष्क्रिय लोग थे कौन, मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो सक्रिय नागरिक थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था वो था मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, लगभग 40 लाख लोग ही ऐसे थे जिनको वोट देने का अधिकार था जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका थे। तो ऐसे लोग केवल 40 लाख लोग थे और जिनमें महिलाएं शामिल नहीं थी, जबकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वोट देने के बाद 50,000 पुरुष चुने जाते थे। ठीक है, ये लोग वोट किया करते थे। उसके बाद ये निर्वाचक, ये लोग चुने जाते थे 50,000, और ये 50,000 जो लोग थे वो नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुना करते थे। ठीक है, इनका ये जो नेशनल असेंबली थी वो नियंत्रण किया करती थी सम्राट पर। ठीक है, और ये निषेध अधिकार भी था उसका। उसके बाद नियंत्रण ये मंत्री वगैरह लोग थे और वोट के आधार पर भी न्यायाधीश चुना जाता था। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था उस टाइम पर थी जब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। हाँ देखिए, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। क्या था? संविधान जो था, जो 1791 में प्रारूप उसका बन करके तैयार हुआ था, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्लू में है, ब्लू पॉइंट में कवर है, ये सारे ये अधिकार घोषणा पत्र है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जिसमें वो सारे अधिकार हैं जो एक पुरुष को और एक नागरिक को होनी चाहिए। ठीक है, जो उस संविधान में लिखे गए थे। उसके बाद जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। मतलब ये कुछ ऐसे अधिकार थे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं, और कानूनी बराबरी का अधिकार, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, मतलब कानून के सामने सभी बराबर। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसे अधिकार थे जो नैसर्गिक थे और अहरणीय थे। नैसर्गिक और अहरणीय कहने का मतलब कि नेचुरल थे, मतलब जो हर किसी को जन्म के आधार पर ही प्राप्त थे। ठीक है, मतलब हर कोई व्यक्ति इनको जन्म से ही लेकर के पैदा होता था। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड उसके बाद फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कानूनी बराबरी का अधिकार। ठीक है,
नैसर्गिक और अहरणीय, मतलब इनको किसी भी स्थिति में इनको हरण नहीं किया जा सकता था, ठीक है, मतलब इनको खत्म नहीं किया जा सकता था किसी भी स्थिति में, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, ठीक है ना, जन्म के आधार पर ही, मैंने आपको बताया अभी कि इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था और राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें होगी। इसको पढ़ लेते हैं, जो नागरिकों का पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था जो संविधान में दिया गया था, ठीक है। देखिए क्या है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, मतलब सभी समानता का अधिकार। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, ठीक है। उसके बाद समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। उसके बाद फोर्थ क्या है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो, ठीक है। उसके बाद समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है, ठीक है। उसके बाद जो 6 है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है, ठीक है। ये जो टोटल ओवरऑल जो इसका क्रक्स है वो यही इन 3 अधिकारों में आ जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे 7, 8 एंड 7, 11 एंड 12। देखिए, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर भी लगाना अपरिहार्य है और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। उसके बाद चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये एक स्रोत है, क्रांतिकारी पत्रकार जीन पॉल ने अपने अखबार लामी द पपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। ये एक पत्रकार थे, ठीक है। इनके द्वारा जो उस समय पर फ्रांस में संविधान बना था उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है, फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। देखिए क्या था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर जो वोट देने का अधिकार था ज़्यादातर फ्रांस में उन लोगों का था जो एक शिक्षित वर्ग था, सॉरी शिक्षित नहीं कह सकते कि जो समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग था, ठीक है, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाया करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ही सार्वभौमिक ये मताधिकार प्राप्त था और महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये सारी कुछ इनकी आलोचनाएं थी जो यहाँ पर की गई हैं इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ राजनीतिक चिन्ह है, यहाँ पर उनके ऊपर भी बात करेंगे। राजनीतिक प्रतीकों के मायने यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। देखिए 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। उस समय पर ज़्यादातर जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और इन्हीं प्रतीकों, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था कि किस तरीके का अन्याय आपके साथ हो रहा है या फिर किस तरीके की व्यवस्थाएं फिलहाल फ्रांस में चल रही हैं। उस तरीके से ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर टूटी हुई जंजीर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या था, ये किस चीज़ का प्रतीक थी? टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी, ठीक है। तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक थी? आज़ादी का, ठीक है। टूटी हुई जंजीर। उसके बाद छड़ों का बर्छीदार गट्ठर,
अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो प्रतीक है ये एकता को दर्शाया जा रहा है कि जो लोग हैं अगर एकत्रित होकर के रहेंगे तो उनकी एकता को कोई भी ठेस नहीं पहुँचाएगा और उनके साथ जो अन्याय और जो जिस तरीके का दोषपूर्ण व्यवहार हो रहा है उस तरीके का व्यवहार नहीं होगा अगर वो एकत्रित रहते हैं। तो ठीक है, तो ये छड़ों का जो बर्छीदार गट्ठर है ये एकता का प्रतीक था। और वहीं पर देखा जाए ये त्रिभुज के अंदर जो रोशनी बिखेरती आंख है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? सर्वदर्शी आंख, ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, तो ये किसका प्रतीक था? ज्ञान का। ठीक है, उसके बाद राजदंड की बात करें तो ये शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं। उसके बाद अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। उसके बाद ये लाल टोपी, ये लाल फ्राइजन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। ठीक है, जिनको जो दास लोग थे उनके द्वारा टोपी पहनी गई थी ये कि जब वो स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, ये नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। उसके बाद ये जो डैनो वाली स्त्री है ये कानून का मानवीय रूप दिखाया गया है फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद ये जो विधि पट है वो कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है, ये इस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर ख़त्म। ये सेक्शन 2 है और इसके बाद जो हम आगे के पार्ट में लाने वाले हैं वो होगा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना किस तरीके से हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये जो पार्ट्स हैं ये पसंद आ रहे होंगे। अगर ये पार्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक भेज सकते हैं जो DEET या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जो क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।